हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था। आज उसके आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने पिछले लेक्चर में लूज कनेक्टिव टिश्यू तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखिए चार हैं: टेंडन, लिगामेंट, वाइट फिब्रस टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू। ये चार तरह के टिश्यूज डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। अगर टेंडन की आप बात करिए तो ये मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, मसल टू बोन। और लिगामेंट की बात कीजिए तो कनेक्ट करता है बोन टू बोन। आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो MTB, इसके लिए MTB, और इसके लिए बल्ब BLB। देखिए मसल टू बोन टेंडन और बोन टू बोन लिगामेंट। MTB आता है एक, तो MTB नहीं है MTB, और बल्ब जल जाएगा दिमाग का MTB देखने से। आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि जनरली बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो मसल टू बोन टेंडन और बोन टू बोन लिगामेंट। अब आपने टिश्यूज की प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, तो क्या आप सोच सकते हो कि इनमें से किसमें ज्यादा कोलेजन होगा, टेंडन में कि लिगामेंट में। जिसमें ज्यादा मजबूती चाहिए देखिए वहां पर क्या होगा, ज्यादा कोलेजन फाइबर, और जहां इलास्टिसिटी ज्यादा चाहिए होगी वहां इलास्टिक फाइबर ज्यादा होगा। इनमें से एक में कोलेजन ज्यादा है, एक में इलास्टिक। देखिए इधर टेंडन की अगर हम बात करें तो इट इज रिच इन कोलेजन फाइबर, क्योंकि बोन मसल टू बोन के जो जॉइंट है वो बहुत मजबूत होते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। आप किसी हैवी वेट को उठा रहे हैं तो आप उसे मसल्स की पार से उठाते हो और बोन उसे सपोर्ट करती हैं। ऐसा नहीं होता कि उसे उठाने में मसल्स बोन को छोड़ के हट जाए, नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मसल टू बोन का जॉइंट बहुत ज्यादा जो है वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है। तो टेंडन मोस्टली कोलेजन फाइबर एंड फ्यू इलास्टिक फाइबर, एंड दे कनेक्ट मसल टू बोन। लिगामेंट की बात करें तो बोन से बोन को कनेक्ट करता है, जैसे बोन से बोन। तो बोन से बोन जहां कनेक्ट होती है वहां पर इलास्टिसिटी ज्यादा चाहिए। हाँ, स्ट्रेंथ जरूर चाहिए, पर ज्यादा क्या चाहिए, इलास्टिसिटी। अब ऐसा नहीं होता कि इलास्टिक फाइबर में कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। हाँ, कोलेजन से कम होती है, पर फाइबर है तो स्ट्रेंथ तो होती है, मगर वो इलास्टिक ज्यादा होता है, मुड़ सकता है आसानी से। तो लिगामेंट में मोर इलास्टिक फाइबर एंड फ्यू कोलेजन फाइबर, ज्यादा इलास्टिक और थोड़े बहुत ही कोलेजन फाइबर होते हैं किसमें, लिगामेंट में। और इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। इतनी सी बातें जानिए दोनों के बारे में। व्हाइट फिब्रस टिश्यू, देखिए इसे कह ही रहे हैं व्हाइट फिब्रस टिश्यू। व्हाइट कह रहे हैं इसका मतलब ये एकदम ही व्हाइट है, क्योंकि इसके अंदर कोलेजन ही कोलेजन है, और दूसरे फाइबर अगर हैं भी तो बहुत बहुत ज्यादा कम है। तो मोस्टली इट इज रिच इन कोलेजन फाइबर, या व्हाइट फिब्रस टिश्यू में आप कह सकते हो कोलेजन फाइबर एबंडेंट है, बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा है व्हाइट फिब्रस टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स कि ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है, और जहां ये होता है वहां पे चीजों को इमूवेबल बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट फिब्रस टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन स्कल जॉइंट्स। हमारे जो स्कल के जॉइंट्स हैं उनमें व्हाइट फिब्रस टिश्यू होता है विच इज रिच इन कोलेजन, एंड दैट मेक्स द स्कल जॉइंट्स इमूवेबल। तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि व्हाइट फिब्रस टिश्यू प्रेजेंट इन स्कल जॉइंट, व्हाइट फिब्रस टिश्यू प्रेजेंट इन स्कल जॉइंट्स मेक्स देम इमूवेबल। तो जो स्कल जॉइंट में व्हाइट फिब्रस टिश्यू है वो उसको इमूवेबल बना देता है, मूव नहीं करने देता, ठीक है। रेटिकुलर टिश्यू की अगर आप बात कीजिए तो ये रेटिकुलर सेल्स और रेटिकुलर फाइबर्स का बना हुआ होता है। इसका मतलब इसमें रेटिकुलर सेल्स और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, और ये बहुत पतला फाइबर होता है, इसीलिए ये जिन ऑर्गन में होता है वो ऑर्गन बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो आप लिख सकते हो दे मेक द स्ट्रोमा ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स। ये सॉफ्ट ऑर्गन्स के स्ट्रोमा को बनाते हैं। एग्जाम्पल, स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड बोन मैरो में भी पाए जाते हैं।
तो स्प्लीन, लिम्फ नोड, ये बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर कौन होता है? रेटिकुलर टिश्यू। ठीक है, तो इस तरह से डेंस टिश्यू में देखा टेंडन, लिगामेंट, वाइट फिब्रस एंड रेटिकुलर। ठीक है, इसके अलावा हमने डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज देखे थे, दीज आर डेंस रेगुलर, इसीलिए मजबूत है। डेंस इररेगुलर आपको याद दिला दूं, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, दे आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, वो स्किन के नीचे होते हैं। ठीक है, अब डेंस टिश्यू के बाद हम कार्टिलेज और बोन की बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, देखिए कार्टिलेज की अगर आप बात करिए तो ये क्या होते हैं? ये सेमी रिजिड और प्लायबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सेमी रिजिड इन कंपेरिजन टू बोन, बोन से कंपेयर करते हैं जो कि रिजिड है, तो ये सेमी रिजिड प्लायबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे आप मोड़ भी सकते हो, मोड़ने पे टूटता नहीं है, ये इसकी खासियत होती है। और इसमें जो मजबूती आती है वो मजबूती जरूरी नहीं कि फाइबर्स की वजह से ही आए, क्योंकि यहां पर एक कार्टिलेज बना हुआ है जिसमें मैट्रिक्स भरा हुआ और फाइबर्स नहीं है, फिर भी एक कार्टिलेज है। अभी तक हमने पढ़ा ज्यादा जो डेंस थे, ज्यादा जो मजबूत थे, हार्ड थे, उनके अंदर फाइबर ज्यादा थे। पर कार्टिलेज की जो मजबूती है, जो रिजिडिटी है, भले वो सेमी रिजिड हो, वो रिजिडिटी उसकी फाइबर की वजह से कम बल्कि मैट्रिक्स की वजह से ज्यादा होती है, क्योंकि मैट्रिक्स में भरा होता है केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये सारे मटेरियल मैट्रिक्स को हार्ड बना देते हैं। तो कार्टिलेज के लिए अगर आप बात कीजिए तो ये सॉलिड सेमी रिजिड प्लायबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, प्लायबल कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई इट इज सॉलिड एंड रिजिड? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेनी सॉल्ट्स इन मैट्रिक्स। तो आगे हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? द रिजिडिटी ऑफ cartilage is due to matrix, because matrix contain keratin sulfate, chondroitin sulfate एक्सेट्रा। तो ये सब इसके मैट्रिक्स में फिल्ड होते हैं और इसी वजह से मैट्रिक्स जो है इसकी हार्ड हो जाती है। और यहां पर जो कार्टिलेज बना होता है वो कॉन्ड्रोसाइट्स का बना होता है। कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं ये कार्टिलेज को बनाने वाली सेल हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स लार्ज ब्लंट एंगुलर सेल होती हैं, ये बड़ी होती हैं मगर इनके एंगल देखिए ब्लंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत शार्प नहीं है। और ये 2 या 3 के ग्रुप में जनरली कुछ खाली जगहों पे पाई जाती है, उन्हें कहते हैं लैकुने। तो आप कह सकते हो कार्टिलेज chondrocytes are large blunt angular cells which are found in group of 2 to 3 in spaces known as lacunae। ये येलो कलर से लैकुने बनाया है, इसमें 2 से 3 के ग्रुप में ज्यादातर है, देखिए सिंगल में तो यही बनाया है, ज्यादातर 2 या 3 के ग्रुप में ये कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब कार्टिलेज को बनाने वाले सेल, इसके फ्रेमवर्क को बनाने वाले सेल, ठीक है। और यहां ये मैट्रिक्स है और ऊपर ये कवरिंग है जिसे कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ये जो कार्टिलेज आपके सामने बना हुआ है डियर, वो हाइलिन कार्टिलेज है। हाइलिन का मतलब होता है ग्लासी। ये ग्लासी इन अपीयरेंस होता है क्योंकि जो मैट्रिक्स है उसमें फाइबर नहीं है, ये फाइबरलेस कार्टिलेज होता है, फाइबरलेस कार्टिलेज, दैट्स व्हाई इट इज ग्लासी इन अपीयरेंस। ये ग्लास जैसा दिखता है क्योंकि फाइबर बिल्कुल भी नहीं है। फाइबर नहीं होते हुए भी ये सेमी रिजिड है। ये सेमी रिजिड है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ फाइबर्स। ऐसा नहीं कि फाइबर नहीं हो सकते, आगे और कार्टिलेज बताएंगे उसमें फाइबर हैं, पर इसकी मजबूती मेनली मैट्रिक्स की वजह से, फाइबर की वजह से नहीं है, ठीक है। तो बात आप समझ गए, ये हाइलिन कार्टिलेज हमने बनाया। अब टाइप्स ऑफ कार्टिलेज को पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, तो पहला तो हाइलिन कार्टिलेज ही है। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, तो पहला तो डियर ये हाइलिन कार्टिलेज ही है।
हाइलिन कहां कहां प्रेजेंट होता है हमें जानना है। याद है आपको? अगर नहीं याद है तो गहरी सांस लीजिए। अब जहां जहां आपकी सांस गई वहां वहां हाइलिन कार्टिलेज है। जहां जहां कहां गई, सबसे पहले नेजल सेप्टम को एयर छूती हुई गई, फिर कहां पहुंची, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, तो ट्रैकियल रिंग्स वो भी हाइलिन कार्टिलेज की हैं, फिर पहुंची लंग्स में। तो लंग्स तो नहीं, पर लंग को कवर करने वाली जो रिब्स होती हैं उसके एंड में कार्टिलेज होता है, उसे कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। तो वहां पर भी क्या होता है, हाइलिन। कहां कहां होता है, नेजल सेप्टम, लैरिंग्स, ट्रैकियल रिंग्स एंड कोस्टल कार्टिलेज। कार्टिलेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ रिब्स, और एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स भी हाइलिन कार्टिलेज होता है। तो हाइलिन कार्टिलेज हमने क्या क्या बताया आपको, नेजल सेप्टम, ठीक है, इसके अलावा लैरिंग्स, इसके अलावा ट्रैकिया, ट्रैकियल रिंग्स, और इसके अलावा कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, एंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के एंड में जब ये कार्टिलेज होते हैं तो उन्हें आर्टिकुलर कार्टिलेज भी नाम देते हैं। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज असल में क्या है, वो टाइप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज है। तो आपको एग्जैक्टली हर चीज को याद रखना है, नेजल सेप्टम, लैरिंग्स, ट्रैकियल रिंग्स, कोस्टल कार्टिलेज विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ रिब्स एंड एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। इन सब जगह पे हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। हाइलिन के बाद दूसरा कार्टिलेज देखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कार्टिलेज इज एलास्टिक कार्टिलेज, एलास्टिक कार्टिलेज। तो एलास्टिक कार्टिलेज उन जगहों पे होता है जहां पर एलास्टिसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, जैसे कि ईयर पिन्ना, ईयर पिना। प्राचीन काल से ही टीचर्स बच्चों के कान खींचते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होता कि टीचर ने कान खींचा, बच्चा वहीं रह गया और कान हाथ में आ गया, क्योंकि दे आर वेरी इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। तो ईयर पिन्ना, इसके अलावा नोज टिप, जो नाक की टिप होती है, ये भी कौन सा कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज। इसके अलावा यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है ना डियर, वो प्रेशर को बैलेंस करती है मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर में। ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है एक तरह से ईयर का ही पार्ट है, ईयर पिना भी ईयर का ही पार्ट है। हाँ, नोज टिप अलग है। तो ईयर से रिलेटेड पार्ट पे इलास्टिक कार्टिलेज आपको मिल रहा है, ईयर पिना, नोज टिप, यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। तीसरा जो है दैट इज व्हाइट फिब्रो कार्टिलेज, व्हाइट फिब्रो कार्टिलेज। अब देखिए फिर से व्हाइट वर्ड आ गया, और व्हाइट जब कोई होता है ना तो इसका मतलब कि उसमें कोलेजन फाइबर वो काफी ज्यादा है, इसीलिए उसका कलर व्हाइट है। तो व्हाइट फिब्रो कार्टिलेज इज रिच इन कोलेजन फाइबर। मगर हाँ, ये कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर होता है, तो मजबूती होती है कार्टिलेज में ज्यादा। मगर प्रॉपर्टी कार्टिलेज की होगी, कार्टिलेज की प्रॉपर्टी क्या बताई थी, प्लायबल, मुड़ने वाला। इसका मतलब थोड़ा बहुत मुड़ सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मुड़ सकता। और ये प्रेजेंट होता है जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रा, जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रे, वर्टिब्रे, जो वर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है, और ये स्लाइड मूवमेंट अलाउ करता है। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है ये, तो स्लाइड ही हम इधर उधर मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, यानी कि पूरा ही घूम जाए। वो स्लाइड इसलिए क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा होता है। ये तीन तरह के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कैल्सिफाइड कार्टिलेज भी होता है, ठीक है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ये कार्टिलेज जो है फ्रॉग में मिलता है। शुरू में ये हाइलिन कार्टिलेज होता है, मगर बाद में कैल्शियम सॉल्ट का इतना ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है कि ये कैल्सिफाइड कार्टिलेज हो जाता है। प्रीवियसली क्या था, हाइलिन, पर कैल्शियम सॉल्ट बहुत ज्यादा डिपॉजिट होता है तो और हार्ड हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। जो फ्रॉग का पेक्टोरल गिडल और पेल्विक गिडल है वो इसी तरह के कार्टिलेज का बना हुआ है। वो मजबूत है पर वो बोन नहीं है, वो कैल्सिफाइड कार्टिलेज है। तो कहां पे मिलता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज,
पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल में सुप्रा स्कैपुला बोन होती है, यहां पर पीठ में जो बोन होती है इधर से निकल कर आती है ट्रायंगुलर वो, और जो पेल्विक गिर्डल है वहां पर। तो आप लिख सकते हो एग्जांपल, पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल ऑफ फ्रॉग, वहां पे कैल्सिफाइड कार्टिलेज मिलता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कार्टिलेज की। अब हम आ जाते हैं बोन पे, बोन को डिस्कस करते हैं, राइट। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द बोन। बोन की अगर हम बात करें तो बोन सॉलिड, रिजिड और नॉन प्लायबल कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये सॉलिड होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है बहुत, और नॉन प्लायबल, ये मुड़ने वाला नहीं होता, ये मुड़ता नहीं है बल्कि टूट जाता है। और बोन इतनी ज्यादा हार्ड क्यों होती है, उसका कारण देखिए क्या है। उसका कारण इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स का डिपोजिशन होता है। कैल्शियम सॉल्ट्स डिपोजिशन, कैल्शियम फॉस्फेट और अलग अलग तरह के कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन बोन में होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। जितना ज्यादा कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिट होता चला जाएगा उतनी ज्यादा बोन क्या होती जाएगी, हार्ड। तो बोन अगर हार्ड है तो उसकी हार्डनेस के ना जो है 3 कारण हैं सही तरह से अगर हम देखें। एक तो कैल्शियम सॉल्ट्स उसमें भरे हुए हैं, दूसरा उसमें ओसीन प्रोटीन होता है, ओसीन प्रोटीन, और तीसरा उसमें कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, ओसीन प्रोटीन, ये बोन की प्रोटीन है, जो बोन की प्रोटीन होते हैं उसे ओसीन प्रोटीन हम कहते हैं। ठीक है, तो बोन की हार्डनेस के 3 कारण हो गए। कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन, ये मेन है। दूसरा सेकंड रीजन कोलेजन फाइबर्स का होना, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि कोलेजन फाइबर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं। अगर बोन में कोलेजन फाइबर कम होने लगे तो भी बोन कमजोर हो जाएगी, कैल्शियम सॉल्ट कम होंगे तो कमजोर होगी। तीसरी इसके हार्डनेस की वजह होती है ओसीन प्रोटीन, जो इसमें डिसॉल्व होती है वो। तो ओसीन प्रोटीन इज द बोन फॉर्मिंग प्रोटीन। ठीक है, अच्छा बोन इतनी हार्ड क्यों है, अगर उसका एक और रीजन देखें तो देखिए 60 to 70% ऑफ बोन इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मटेरियल की बनी है 60 to 70% बोन, 60 से 70% इनऑर्गेनिक, और केवल 30 से 30 to 40% ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी हुई है बोन। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत कम है। ऑर्गेनिक मटेरियल ही आप कह सकते हो लिविंग मटेरियल है, और ये नॉन लिविंग जो है मटेरियल इनऑर्गेनिक वो ज्यादा है, और लिविंग कम है, इसीलिए भी बोन क्या होती है, ज्यादा हार्ड होती है। बोन इतनी ज्यादा हार्ड होती है डियर कि आप अगर इसे ना QH में डालोगे, QH, तो नथिंग विल हैपन टू बोन, नथिंग विल हैपन टू बोन, कुछ भी नहीं होगा उसमें। मगर अगर आप उसे HCl में डालते हो, बोन इज केप्ट इन HCl, तो HCl क्या करता है ना, उसमें से मिनरल्स या आप कह लो कैल्शियम सॉल्ट वो बाहर निकाल लेता है। अगर कैल्शियम सॉल्ट और मिनरल्स ही बाहर आ गए जो उसकी मजबूती की वजह है इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो बोन क्या हो जाएगी, सॉफ्ट और फ्रेजाइल, वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, आसानी से टूट जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं इफ बोन इज केप्ट इन HCl देन बोन बिकम्स decalcified, या आप कह सकते हो demineralization of bone that takes place. So if bone is kept in QH, nothing will happen to bone. But if the bone is kept in HCl, demineralization or decalcification of bone occurs. इसका मतलब उसमें से मिनरल निकल जाएंगे या कैल्शियम निकल जाएगा, बोन जो है अब वो सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल हो जाएगी। बोन विल बिकम सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल, आसानी से टूटने वाली हो जाएगी, अगर तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगी। ये खासियत है ये HCl की। ठीक है,
ये जो बोन एचसीएल में रखते हैं उसे हम डी कैल्सिफाइड बोन कहते हैं, ठीक है, डी कैल्सिफाइड बोन या डी मिनरलाइज बोन हम कह सकते हैं, ठीक है। एक और टर्म होती है यहाँ पर, वो जानना भी जरूरी है, ड्राइड बोन। ड्राइड बोन, सूखी हुई बोन। आपने नहीं पढ़ा तो हिंदी तो यही होगा, सूखी बोन। तो सूखी क्या, धूप में थोड़ी सूखती है। जब बोन को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्राइड बोन। इसका मतलब बोन हीटेड एट हाई टेम्परेचर, हीटेड एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज ड्राइड बोन। ड्राइड बोन में क्या होता है, इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी लिविंग मटेरियल नहीं बचता और केवल नॉन लिविंग मटेरियल बचता है। ड्राइड बोन हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती, मगर वो जिंदा नहीं होती, क्योंकि जितनी भी जीवित चीजें वो हाई टेम्परेचर पे क्या होती हैं, मर जाती हैं। जबकि डीकैल्सिफाइड बोन, वो बोन जो एचसीएल में रखी थी हमने, वो सॉफ्ट जरूर थी मगर वो जिंदा थी। जब एचसीएल में रखा तो उसमें से मिनरल बाहर चले गए, नॉन लिविंग चीजें, पर लिविंग है बोन, अभी भी जिंदा है। मगर जब ड्राई करा हमने, हाई टेम्परेचर पे हीट किया, तो लिविंग चीजें उसमें नहीं बची, नॉन लिविंग मटेरियल मगर अभी भी अंदर है। तो नॉन लिविंग हो गई बोन मगर हार्ड रहेगी। ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये जिंदा है, ये जिंदा नहीं है। ये ड्राइड और डीकैल्सिफाइड बोन के डिफरेंस है, ठीक है। कुछ और टर्म भी हम जान लेते हैं यहाँ पर। देखिए, ऑस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट वर्ड आ गया, बताया था जब भी ज्योलॉजी में कहीं ब्लास्ट आता है तो वो कुछ ना कुछ बनाता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। अभी हम डिस्कस करेंगे डायग्राम को। ये बाहर ऑस्टियोब्लास्ट की लेयर है या अंदर ऑस्टियोब्लास्ट की लेयर है बोन में। तो ये लेयर ही बोन को बनाती है, उसकी अलग अलग सेल्स को बनाती है। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और ये ऑस्टियोसाइट सेल्स होती है, उनको भी बनाती है। तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, bone forming cells, they are metabolically active and they form osteocytes and also secretes the matrix। ये ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट सेल को बनाते हैं और जो मैट्रिक्स है उसको भी सीक्रेट करते हैं, कौन, यही। वहीं पे अगर हम बात करें ऑस्टियोसाइट्स की, ऑस्टियोसाइट्स ये बोन को बनाने वाले सेल हैं, मगर ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं। जैसे ईंट को जोड़कर मकान बनाया जाता है, तो जोड़ने वाला तो कोई और होता है, पर ईंट एक जगह जुड़ गई तो मकान को मजबूती देती है। वैसे ही जो पूरी बोन बनती है उसके स्ट्रक्चर को बनाने वाले ऑस्टियोसाइट होते हैं, मगर ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि ये कुछ बनाते नहीं। इनको बनाने वाले सेल होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट इनको बनाते हैं पर ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। तो आप लिख सकते हो, ऑस्टियोसाइट्स forms the structural framework of bone, they are metabolically inactive। osteoclast cells, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, क्लास्ट का मतलब होता है ईटर। कहीं बोन ज्यादा बढ़ जाती है तो ये उसे वहां पर खा के खत्म कर देता है, इसीलिए ये नाम है ऑस्टियोक्लास्ट, बोन ईटर सेल्स। ऐसे अगर ऑस्टियोसाइट होता तो कार्टिलेज ईटर सेल्स, जो कार्टिलेज को रिमूव कर देते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रो वर्ड इज यूज फॉर कार्टिलेज एंड ऑस्टियो वर्ड इज यूज फॉर बोन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बोन के अलग अलग सेल के बारे में। बोन के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि बोन किस तरह से होता है। अगर हम सेक्शन बोन का देखें तो ये बाहर इसमें कैवरिंग होती है पेरीऑस्टियम, कार्टिलेज में थी पेरीकॉन्ड्रियम, बोन में है पेरीऑस्टियम। यहाँ बाहर ये ऑस्टियोब्लास्ट की लेयर है और अंदर भी एक ऑस्टियोब्लास्ट की लेयर है। बाहर और अंदर दोनों तरफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल की लेयर है जो बोन को बनाता है। इसका मतलब ग्रोथ इन बोन इज बाय डायरेक्शनल, दोनों तरफ से होती है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से मोटी होती जाती है बोन। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से होती है। क्यों? बिकॉज इट हैज गॉट टू ऑस्टियोब्लास्ट लेयर्स, आउटर एंड इनर। ये डिफरेंस भी है कार्टिलेज और बोन में। कार्टिलेज में हमने कॉन्ड्रोसाइट की बात की, कॉन्ड्रोब्लास्ट की बात नहीं, अभी कर लेते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज बनाने वाले सेल है, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट
बोन बनाने वाले सेल हैं। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट की एक ही लेयर होती है कार्टिलेज पे, इसीलिए ग्रोथ इन कार्टिलेज इज यूनिडायरेक्शनल, वेयर एज ग्रोथ इन बोन इज बायडायरेक्शनल। तो कार्टिलेज में यूनिडायरेक्शनल, जबकि बोन में बाय डायरेक्शनल ग्रोथ होती है डियर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। ग्रोथ इन बोन इज बाय डायरेक्शनल वेयरएज इन कार्टिलेज इज यूनिडायरेक्शनल। अच्छा, अंदर आप देखोगे तो ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स होंगी कई सारी ऑस्टियोसाइट की, जो यहाँ ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। ये ऑस्टियोसाइट की कंसेंट्रिक रिंग्स है। ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स का एनलार्ज करके दिखाया है। ये ऑस्टियोसाइट्स है, इनमें न्यूक्लियस है। ये जिन जगहों में रहती है उन्हें कहते हैं लैकुने, खाली जगह। और ये इनके लंबे लंबे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कैनालिकुलाई। ठीक है, ये ऑस्टियोसाइट कंसेंट्रिक रिंग्स में होता है इस तरह से। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसे पेरीफेरी पे, अपने किनारों पे कर देता है। तो ये देखिए, ये इसका जो है ना वो साइटोप्लाज्म, या आपके ये मैट्रिक्स, मोर बेटर। तो ये लैमेले क्या होता है? मैट्रिक्स। एक्चुअली दिस इज दी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है जो कि रिंग फॉर्म में आ जाता है, पतली पतली, क्योंकि ज्यादा जगह ऑस्टियोसाइट्स गेन कर लेती हैं, इसीलिए ये मैट्रिक्स थिन लेयर्स बनाता है। उन थिन लेयर्स को हम कहते हैं लैमेले। दैट मीन्स थिन लेयर ऑफ मैट्रिक्स आर नोन एज लैमेले। और नीचे तो आप यहाँ देख रहे हो बोन मैरो है, यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी तरह बोन में होता है पेरियोस्टियम, आउटर ऑस्टियोब्लास्ट लेयर, देन लैमेले, रिंग ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, लैमेले, रिंग ऑफ ऑस्टियोसाइट, जस्ट लाइक दिस। इसी तरह से ये बना हुआ होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मैमेलियन बोन, तो मैमेलियन बोन में हैवर्शियन सिस्टम होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन बोन। हैवर्शियन सिस्टम का क्या मतलब है? देखिए जरा, ये ऑस्टियोसाइट की रिंग्स हैं और इनके बीच में देखो लैमेले भी होगा, थिन लेयर ऑफ मैट्रिक्स, जो हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है, लैमेले। ये ऑस्टियोसाइट्स, कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, आप चाहो तो लिख भी सकते हो कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। तो यहां भी कंसेंट्रिक रिंग्स हैं और ये भी कंसेंट्रिक रिंग्स हैं ऑस्टियोसाइट्स की, और बीच में लैमेले होता है। एकदम बीचों बीच जो कैनाल होता है वो हैवर्शियन कैनाल होता है। ये हैवर्शियन कैनाल लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल कैनाल्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से पैरेलल कैनाल्स हैं, और इनके अंदर आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक, कैपिलरी और नर्व्स ये सब आती हैं। तो ये हैवर्शियन कैनाल से न्यूट्रिशन वो मिलता है बोन को, यहाँ से न्यूट्रिशन डिफ्यूज करके सभी ऑस्टियोसाइट को मिल जाता है इस तरह से। इस हैवर्शियन कैनाल में से आर्टरी, वेन, लिम्फ, कैपिलरीज और नर्व आती हैं। ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं और कैसे हैं? लॉन्गिट्यूडनल। देखिए, ये हैवर्शियन कैनाल जब मिल रहे हैं तो ट्रांसवर्स कैनाल से मिल रहे हैं, नीचे की तरफ इस तरह से ट्रांसवर्स मिल रहे हैं। इन ट्रांसवर्स कैनाल को हम कहते हैं बोल्ट्जमान कैनाल। क्या कहते हैं? बोल्ट्जमान कैनाल। हैवर्शियन सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन बोन। वहां पे ये होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो बोन होती है ना वो दो तरह की होती है। अगर आप देखिए लॉन्ग बोन को तो ऐसे करके होती है बोन, इधर बोन मैरो होती है। तो जो एंड में बोन होती है ये, यहाँ पर ऑस्टियोसाइट इस तरह से रिंग के फॉर्म में नहीं होते, वो बिखरे हुए होते हैं, इसीलिए इतनी हार्ड नहीं होती। उसे हम कहते हैं स्पंजी बोन। ये क्या है? स्पंजी बोन। बिकॉज ऑस्टियोसाइट्स आर नॉट अरेंज इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, या आप कह सकते हो कि इनके अंदर हैवर्शियन सिस्टम नहीं होता, नॉन हैवर्शियन। यहां पर हैवर्शियन सिस्टम नहीं है, एंड ऑफ लॉन्ग बोन, किनारे पर केवल। मगर ये जो बीच में होता है ये कॉम्पैक्ट बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन, और बहुत हार्ड होती है। इसकी हार्डनेस की वजह हैवर्शियन सिस्टम होता है। इसका मतलब एंड ऑफ बोन इज स्पंजी बोन बिकॉज दैट डज नॉट हैव हैवर्शियन सिस्टम। The osteocytes, they are disarranged, they are not arranged in concentric ring, whereas this portion of bone is compact bone which contains the Haversian system. तो ये bone का टाइप हो गया compact और spongy। ठीक है,
अब नेचर के आधार पे भी बोन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं कई टाइप में, टाइप्स ऑफ बोन्स। तो इसमें अगर आप देखिए तो एक होती है एंडोकॉन्ड्रियल या कार्टिलेज, या इसी को हम कहते हैं रिप्लेसिंग बोन। रिप्लेसिंग बोन एंडोकॉन्ड्रियल, कॉन्ड्रियल वर्ड आ रहा है, कॉन्ड्रो वर्ड कार्टिलेज के लिए होता है। एक्चुअली ये वो बोन होती है जो कार्टिलेज से बदलकर बोन में तब्दील हो जाती है। दे आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कार्टिलेज इनटू बोन। उनके अंदर कैल्शियम सॉल्ट बहुत डिपॉजिट होता है। जब बच्चा बॉर्न होता है तो ये कार्टिलेज होते हैं, मगर इसमें कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होता चला जाता है और फाइनली बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और ये प्रोसेस जन्म के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इनको कार्टिलेज बोन भी कहते हैं। इन्हें रिप्लेसिंग बोन भी कह रहे हैं क्योंकि ये कार्टिलेज को रिप्लेस करके बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मैक्सिमम बोन बॉडी की ऐसी होती है, जैसे कि ह्यूमरस हाथ में होती है, जैसे कि सबसे लंबी बोन फीमर, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम बोन, और गिर्डल बोन्स। गिर्डल बोन्स, गिर्डल बोन्स जो होती हैं ये वो बोन होती है जो हाथ और पैर को जोड़ के रखती हैं। हाथ को जोड़ने वाली दो बोन होती है, क्लेवाइकल कॉलर बोन ये जो दिखती है, और पीछे जो होती है स्कैपुला, और पैरों को जोड़ने वाली कॉक्सल बोन। इसमें से केवल क्लेवाइकल इस कैटेगरी में नहीं आती। तो गिर्डल बोन सारी, मगर एक्सेप्ट क्लेवाइकल। क्लेवाइकल इज द ओनली बोन विच डज नॉट फॉल्स अंडर एंडोकॉन्ड्रियल बोन, वो एंडोकॉन्ड्रियल नहीं है। दूसरी तरह की बोन की अगर हम बात करें तो डर्मल, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस, या इसी को हम कहते हैं इन्वेस्टिंग बोन। इन्वेस्टिंग बोन ऐसा क्यों कह रहे हैं? डर्मल इसलिए कि स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस भी उसी लिए यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर पतली सी स्किन होती है। और इन्वेस्टिंग बोन क्यों? बिकॉज दे इन्वेस्ट ओवर ऑलरेडी प्रेजेंट कार्टिलेज। ये कार्टिलेज बदल के बोन नहीं बनता, बल्कि कार्टिलेज के ऊपर नई बोन बनती है, इन्वेस्ट होती है, इसीलिए इसको कहते हैं इन्वेस्टिंग बोन। बताते आप समझ जाएंगे स्कल बोन, स्कल बोन और क्लेवाइकल, गिर्डल बोन जो इस कैटेगरी में नहीं आई थी वो वाली, क्लेवाइकल को छुइए स्किन के जस्ट नीचे। स्कल बोन आप बजा सकते हैं आराम से, क्योंकि स्कल बोन के ऊपर पतली सी स्किन होती है, इसलिए मेम्ब्रेनस बोन भी कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं डर्मल, स्किन के जस्ट नीचे, या इन्वेस्टिंग बोन विच आर इन्वेस्टेड ओवर ऑलरेडी प्रेजेंट कार्टिलेज। ठीक है। तीसरी बोन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, या कहिए उसी के लिए हमने ये सब पढ़ा, वो है सिस्मॉइड बोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुकी एग्जाम में। दिस इज फॉर्म्ड बाय ossification, ossification ऑफ टेंडन। इसका मतलब ये बोन पहले तो टेंडन थी, मगर उसमें कैल्शियम सॉल्ट बहुत डिपॉजिट हुआ और वो टेंडन बोन में बदल गया, उसी को सिस्मॉइड बोन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है पेटेला, पेटेला जो कि नी कैप है, नी कैप। आपके पैर की जो नीज है बीच में जो आगे कैप लगी हुई है वो इसी की बनी हुई है। पहले वो टेंडन होती है, बाद में वो बोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्मॉइड बोन। ठीक है। थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप है, सॉरी फोर्थ टाइप है विसरल बोन। विसरल बोन नाम ही बता रहा है कि ये मेन एंडोस्केलेटन से ब्रेक होकर किसी विसरल ऑर्गन में पाई जाती हैं, तो हम कहते हैं विसरल बोन। मींस दे आर फाउंड इन विसरल ऑर्गन। एग्जांपल ऑस कॉर्डिस, ये डियर के हार्ट में पाई जाती है। जो हार्ट का इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, जानते हो आप, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम होता है ना, उसमें ये बोन होती है। तो आप लिख सकते हो ऑस कॉर्डिस, it is found in interventricular septum of heart of deer, interventricular septum of heart of deer। ठीक है। os palpebrae, ये आप जानते हो आईलिड में पाई जाती है, आईलिड ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कितना
जो है स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है और फिरोशियस हंटर होता है, और इसकी आंखों में भी हड्डी है, जो पलके हैं बंद कर ले तो भी आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उसमें भी बोन होती है, उसे हम कहते हैं ऑस पैल्पेब्रे, ऑस रोस्ट्रैलिस। दिस इज प्रेजेंट इन स्नाउट ऑफ पिग, स्नाउट ऑफ पिग, पिग की नाक में। आप पिग की नाक भी नहीं तोड़ सकते, इतनी मजबूत होती है, वहां पर ऑस रोस्ट्रैलिस होती है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ऑस फैल्सीपेरम, ये पाई जाती है पाम ऑफ मोल। जो मोल होता है उसके पाम में, यहाँ पाम में ऊपर की तरफ भी हड्डियां होती हैं, किसी को थप्पड़ मार दे तो हड्डियां छप जाएंगी, इतना मजबूत होता है। खैर, ये टाइप्स रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो सिस्मॉइड बोन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर पहले तीनों टाइप इम्पोर्टेंट है जो हमने बताया, एंडोकॉन्ड्रियल बोन, डर्मल बोन दूसरा, और तीसरा सिस्मॉइड बोन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिस्मॉइड बोन। ठीक है, तो इस तरह से बोन भी क्या हो जाता है, खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं जो है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, क्योंकि आपसे बताया था कि बोन और लिम्फ वो हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे, जिस तरह से एनसीईआरटी में गिवन है हम उसी चीज को फॉलो करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम वो एनसीईआरटी में जो है उसी में ब्लड और लिम्फ दोनों मिलता है, तो वहां पे हम पढ़ लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू। ओके, लेट अस स्टार्ट विद नर्वस टिश्यू। देखिए, मस्कुलर और नर्वस ये दो ही बचता है, तो हम पहले नर्वस टिश्यू को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, और एंड में हम मस्कुलर टिश्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें तो एट द बिगनिंग ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप बता सकते हैं कि नर्वस टिश्यू बर्थ के बाद डिवाइड करता है कि नहीं करता? आपने अपना आंसर सोच लिए होंगे। देखिए, नर्वस टिश्यू बर्थ के बाद भी डिवाइड करता है। कई सारे लोगों ने आंसर सोचा होगा या पढ़ा होगा कि बर्थ के बाद डिवाइड नहीं करता, वो सही नहीं है, क्योंकि नर्वस टिश्यू में दो तरह की सेल होती हैं, एक बर्थ के बाद भी डिवाइड करती है और एक बर्थ के बाद डिवाइड नहीं करती। पर नर्वस टिश्यू में तो दोनों सेल आती हैं। नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एक तो न्यूरॉन्स। डियर, ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये बर्थ के बाद डिवाइड नहीं करते, मगर इनमें भी एक्सेप्शन होता है। जो टंग में और नेजल एपिथेलियम में बायपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बार टेस्ट की एबिलिटी है, हमने गर्म खा लिया और खत्म हो जाती है, क्योंकि नए नए बायपोलर न्यूरॉन वो बनते रहते हैं पूरी लाइफ, पर वो एक्सेप्शन है, इसीलिए आंसर बनता है न्यूरॉन्स। अगर न्यूरॉन्स के लिए पूछता है कि दे डिवाइड आफ्टर बर्थ और नॉट, तो आप कहोगे नहीं। मगर नर्वस टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया सेल्स। तो दो तरह के सेल से नर्वस टिश्यू बनता है, न्यूरॉन्स जो कि एक्साइटेटरी सेल्स हैं, एंड न्यूरोग्लिया सेल्स, ये सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को और उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। इसका मतलब न्यूरॉन्स एक्साइटेटरी सेल, दे रिसीव द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, whereas neuroglia cells they support and nourish neurons। ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, एक तरह से उनकी सेवक सेलें सेवा करती है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, यहां सबसे पहले हम न्यूरॉन को पढ़ते हैं। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो एक टिपिकल न्यूरॉन में क्या क्या चीजें होती हैं? असल में न्यूरॉन में डियर ना एक सेल बॉडी होती है, इस तरह से सेल बॉडी है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, दूसरे सेल ऑर्गेनिल्स भी होते हैं। सेल बॉडी साइटोन या सोमा, इससे दो तरह के प्रोसेस निकलते हैं। ठीक है, एक एक्सन सिंगल होगा हमेशा, जो एक्सन होगा वो सिंगल होगा हमेशा, और डेंड्रॉन भी इससे निकल सकते हैं, वन टू मेनी डेंड्रॉन। ये डेंड्रॉन एक या एक से ज्यादा। तो इसका मतलब न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, तीन चीजों का बना हुआ होता है, साइटोन, सेल बॉडी और सोमा। एक्सन विच इज ऑलवेज सिंगल, इससे हमेशा सिंगल एक्सन ही निकलता है, एक से ज्यादा एक्सन कभी नहीं होता। और डेंड्रॉन, वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं।
तो डेंड्रॉन कैन बी 1 to many whereas एक्सन कैन ओनली बी 1। ये टिपिकल जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, वही हमने यहाँ बनाया है। क्या क्या? साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन, ये 3 चीजें होती हैं इसके अंदर। अब पहले हम ये जो स्ट्रक्चर है उसको समझ लेते हैं न्यूरॉन का, जो हमने ड्रॉ किया है पूरी तरह से, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये एक टिपिकल न्यूरॉन है। ये साइटोन, सेल बॉडी और सोमा, दीज आर डेंड्रॉन्स नोन एज डेंड्राइट्स, प्लूरल में इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। ये कई सारे डेंड्राइट्स हैं। ये असल में इनपुट यूनिट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को लेकर आते हैं। और उसके बाद लॉन्ग एक्सन। ये एक्सन इतना ज्यादा लॉन्ग होता है कि हमने बीच में से कट कर दिया है इसके एंड को दिखाने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है एक्सन, इतना छोटा नहीं होता। अगर इतना बड़ा साइटोन है तो बहुत लंबा होगा एक्सॉन, वो हम बोर्ड में बना ही नहीं सकते, तो हमने यहां से कट कर दिया इसको। ठीक है, एंड को दिखाने के लिए लॉन्ग होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ये जो डेंड्रॉन है ना डियर, ये इनपुट यूनिट होती है, यहां से इंपल्स आता है, इंपल्स को लेने वाले हैं ये। ठीक है, इंपल्स ये लेता है और यहां से इंपल्स साइटोन से होती हुई एक्सॉन से होती हुई एक्सॉन के एंड में चली जाती है। ठीक है, वो बात और करेंगे, जरा स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ये सेल साइटोन, सेल बॉडी है सोमा, क्योंकि ये सेल बॉडी है, इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनिज्म है वो भी है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल होता है ये। तो सारे सेल ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर सेल ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट मार्क्ड, उन्हें मार्क नहीं किया है, न्यूरोफिब्रिल्स जो इसके शेप को मेंटेन रखते हैं। पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑरेंज येलोइश ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये ग्रेन्यूल्स, इन्हें कहा जाता है निस्ल ग्रेन्यूल्स। दीज आर द ग्रेन्यूल्स, दीज आर नोन एज निस्ल ग्रेन्यूल्स, जिन्होंने डिस्कवर किया उनके नाम से। ये निस्ल ग्रेन्यूल अभी रिसेंटली ही एआईपीएमटी में आ चुका है, इसके बारे में पूछा गया था कि निस्ल ग्रेन्यूल किसका बना हुआ होता है। ये बना होता है मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम प्लस ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन तीनों चीजों का ये निस्ल ग्रेन्यूल बना हुआ होता है। और ये पूछा था किसका बना हुआ है, और इन चीजों को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है एक तरह से। राइबोसोम जानते हैं प्रोटीन बनाते हैं, ईआर पे लगते हैं तो आरईआर बन जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन ला रहा है। तो इस तरह से ये जो पूरी यूनिट है ये प्रोटीन बनाने वाली यूनिट है। सो दे सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर रिपेयर। अभी आपको बताया एक बार न्यूरॉन बर्थ के समय बन चुके हैं तो दोबारा वो डिवाइड नहीं होते, कभी नए न्यूरॉन्स नहीं बनते। एक्सेप्शन को छोड़ दे हम नेजल एपिथेलियम और टंग को, तो न्यूरॉन्स आर नॉट फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, वो डिवाइड भी नहीं करते, नए नहीं बनते। अगर नए नहीं बनते तो रिपेयर तो हो सकते हैं, तो इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं निस्ल ग्रेन्यूल फॉर द रिपेयर ऑफ न्यूरॉन्स। जो उसमें वियर एंड टियर आता है, कुछ दिक्कतें आती है, उन सबको रिपेयर करने का काम ये निस्ल ग्रेन्यूल करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, दे आर एब्सेंट फ्रॉम एक्सन हिलक एंड एक्सन। ये जो एक्सन है इसमें नहीं है निस्ल ग्रेन्यूल कहीं भी, और ये एक्सन हिलक पे भी निस्ल ग्रेन्यूल नहीं है। एक्सन हिलक कौन सी जगह है? जहां पर ये सेल बॉडी एक्सॉन से मिलता है, समझ लीजिए गर्दन इसकी नेक टाइप, उसे एक्सन हिलक हम कहते हैं। तो एक्सन हिलक और एक्सन में निस्ल ग्रेन्यूल नहीं होते, तो कहां होते हैं? जहां बची जगह। इसका मतलब साइटोन और डेंड्रॉन यहां पर जो है ये प्रेजेंट होते हैं, डेंड्रॉन्स और साइटोन में, बट एब्सेंट फ्रॉम एक्सन एंड एक्सन हिलक। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो यहां पर ये इनिशियल सेगमेंट कहते हैं, थोड़ा सा आगे ये एक्सन हिलक कहते हैं। ठीक है, यहीं पर तो इनिशियल सेगमेंट और एक्सन हिलक के बीच में ये जो जगह आती है, अगर ऐसे आप देखिए, ये जो जगह है, इस पूरी जगह को हम कहते हैं ट्रिगर जोन। ट्रिगर जोन क्यों? क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव रीजन है न्यूरॉन का। जैसे गन में सबसे सेंसिटिव ट्रिगर होता है, वैसे यहां पे सबसे सेंसिटिव ये ट्रिगर जोन है। क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इंपल्स फ्लो के लिए Na+K+ चैनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें जो मेम्ब्रेन होती है एक्सन की, उस पे इस तरह से चैनल्स होते हैं Na+K+, Na+K+, ये Na+, ये K+। इन्हीं चैनल के खुलने और बंद होने की वजह से इंपल्स फ्लो करती है।
जो मैं आगे आपको बताऊंगा नर्वस सिस्टम चैप्टर में कैसे इंपल्स फ्लो करती है, वो एनसीईआरटी ने वहां दिया हुआ है, हम भी वहां समझेंगे। मगर अभी के लिए इतना समझ सकते हैं आप कि Na+K+ चैनल के खुलने और बंद होने की वजह से इंपल्स आगे जाती है। तो जितने ज्यादा ये चैनल होंगे उतना ज्यादा रीजन सेंसिटिव होगा। मतलब जितने ज्यादा Na+K+ चैनल्स होंगे उतना ही तेजी से इंपल्स रिसीव करेगा वो। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये इंपल्स बहुत तेजी से रिसीव करता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि उसके पास Na+K+ गेटेड आयन चैनल सबसे ज्यादा है। गेटेड आयन क्यों? क्योंकि इनमें गेट लगे होते हैं जो खुलते और बंद होते हैं, इसीलिए इनको गेटेड आयन चैनल कहते हैं। तो क्या समझा आपने? आप चाहो तो एक लाइन लिख भी सकते हो इसमें, ट्रिगर जोन, मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ न्यूरॉन, मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ न्यूरॉन, most sensitive region of neuron because of maximum concentration of gated ion channels, because of maximum concentration of gated ion channels, मतलब Na+ और K+ चैनल्स वही गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक्सन है। एक्सन यहां जो आप देख रहे हो वो माइलिनेटेड एक्सन है, और ये जब जुड़ते हैं आपस में कई सारे एक्सन तो नर्व बनाते हैं। तो अगर माइलिनेटेड एक्सन जुड़ेंगे तो माइलिनेटेड नर्व बनाएंगे, और अगर ये माइलिन शीथ नहीं होती तो नॉन माइलिनेटेड हो जाता है एक्सन। इसका मतलब दो तरह के एक्सन हो गए, दो तरह का न्यूरॉन हो गया, दो तरह का नर्व फाइबर हो गया। कौन सा? एक तो माइलिनेटेड एक्सन और दूसरा नॉन माइलिनेटेड एक्सन। माइलिनेटेड या मेडुलेटेड एक्सन कहते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ होती है, देख रहे हैं व्हाइट कलर से माइलिन शीथ है, और जिनके पास माइलिन शीथ नहीं होती उन्हें नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। ये माइलिन शीथ कैसे बनती है? देखिए, ये न्यूक्लियस दिख रहा है स्वान सेल्स का। ये स्वान सेल लिपिड और प्रोटीन की स्पाइरल रैपिंग करके माइलिन शीथ बनाते हैं। और माइलिन शीथ बनाने के बाद देखिए स्वान सेल गया नहीं, उसका न्यूक्लियस यहीं पे, इसका मतलब स्वान सेल यहीं पे है, पूरी माइलिन शीथ बना के वहीं रुक गया। तो ये माइलिन शीथ बनाई किसने? स्वान सेल ने। माइलिन शीथ, केवल इतना ही नहीं, स्वान सेल माइलिन शीथ बनाने के बाद अपने ऊपर ये न्यूरेलेमा भी बनाता है। ये न्यूरेलेमा है, येलो कलर से जो बनाई है। न्यूरेलेमा के अंदर एक्सॉन की जो ये मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं एक्सोलेमा। ये एक्सोलेमा है, ये न्यूरेलेमा, ये न्यूरेलेमा, अंदर एक्सोलेमा, और अंदर एक्सोप्लाज्म भी भरा हुआ होगा। एक्सोप्लाज्म ये अंदर यहाँ पे फिल होगा, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, तो ये न्यूरेलेमा, ये एक्सोलेमा। तो स्वान सेल ने यहाँ क्या क्या बनाया? माइलिन शीथ, और साथ ही साथ उसके ऊपर न्यूरेलेमा भी बनाया, दोनों बनाया स्वान सेल ने। पर जगह जगह पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन सब जगह पे माइलिन शीथ नहीं है। जहां पे माइलिन शीथ नहीं होती माइलिनेटेड एक्सन में, क्योंकि ये माइलिनेटेड एक्सन है, उन जगहों को, उन प्लेसेस को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ये नोड्स ऑफ रैनवियर मानी जाती हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि माइलिन शीथ इज फाउंड बाय स्पाइरल रैपिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड ओवर द एक्सन, and this spiral wrapping is done by Schwann cells, and Schwann cell also forms neurulema। वो न्यूरेलेमा भी बनाते हैं, एक्सोलेमा के ऊपर कवर कर देते हैं। Places where myelin sheath is absent in myelinated nerve fibers or myelinated axon, those places are known as nodes of Ranvier। उन्हें nodes of Ranvier हम कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें डियर, जहां पर ये माइलिन शीथ बन जाती है ना, वहां पे इंपल्स फ्लो नहीं कर पाता, या वहां पे आपको बताया था Na+K+ चैनल के खुलने बंद होने से काम होता है, इंपल्स आगे बढ़ती है। यहाँ पर Na+K+ चैनल खुलते और बंद होते नहीं है, क्योंकि माइलिन शीथ बंद कर देती है उन चैनल को। वैसे तो इंपल्स आई और इंपल्स रन करती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एक्सन, ऐसे रन करती, मगर जब माइलिन शीथ बन जाती है तो जहां माइलिन शीथ होती है वहां पे इंपल्स रन नहीं कर पाती। इंपल्स सीम्स टू जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर। ऐसा दिखता है कि इंपल्स एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे में इस तरह से जंप कर रही हो, ये देखो ऐसे।
असल में यहाँ आयन चैनल खुलेंगे Na+K+, इंपल्स यहाँ पहुंचेगी, फिर यहाँ बंद रहेंगे क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीट है पूरी, वो इंसुलेटर का काम करती है, आयन चैनल को नहीं खुलने देगी। तो यहाँ से आयन चैनल सीधे यहाँ इंड्यूस करके इस वाले आयन चैनल को खोलेगा, उसके बाद ये यहाँ वाले आयन चैनल को खोलेगा। पर हाँ, ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो यहाँ वाला आयन चैनल यहाँ वाले आयन चैनल को इंड्यूस करके खोल नहीं पाएगा। पर हाँ, ये दूरी कम होती है, तो यहाँ आयन चैनल खुलता है, बीच के हजारों आयन चैनल खुलने का टाइम बच जाता है, सीधे यहाँ खुलता है। तो ऐसा देखने में लगता है कि इंपल्स जंप कर रही हो एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे पर। इस तरह के कंडक्शन को हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या है, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। Impulse seems to jump from one node of Ranvier to another. Impulse seems to jump from one node of Ranvier to another in myelinated axon. In myelinated axon, this is known as saltatory conduction. This is known as saltatory conduction. This is known as saltatory conduction. देखिए, सॉल्टेटरी कंडक्शन जो है ना, वो नॉर्मल कंडक्शन से 50 गुना ज्यादा फास्ट होता है। इसका मतलब अगर माइलिनेटेड शीथ नहीं होती, माइलिन शीथ जो कि नॉन माइलिनेटेड एक्सन में होता है, माइलिन शीथ नहीं होती, तो वहां थ्रू आउट द लेंथ इंपल्स को ट्रेवल करना होता है, तो उसकी स्पीड 50 गुना धीमी होती है इस कंडक्शन से, सॉल्टेटरी, क्योंकि यहाँ इंपल्स जंप कर रही है। जो आप भाग रहे हैं और जंप करते हुए जा रहे हैं तब ज्यादा तेज चल पाएंगे, या धीरे धीरे ऐसे चल रहे तो तेज चल पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जंप करने में स्पीड बढ़ जाएगी। एनिमल्स को देखिए जंप करते हुए चलते हैं, डियर को स्पेशली आप देखिए जंप करता हुआ वो जो है रन करता है, इसलिए इतनी फास्ट स्पीड होती है उसकी। तो यहाँ पे भी ये जो सॉल्टेटरी कंडक्शन है वो 50 गुना ज्यादा तेज है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्शन। एंड सॉल्टेटरी कंडक्शन अकर्स ओनली इन माइलिनेटेड एक्सन बट नॉट इन नॉन माइलिनेटेड एक्सन। ठीक है, तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप। सॉल्टेटरी कंडक्शन इज 50 टाइम्स फास्टर एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन इज 50 टाइम्स फास्टर एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्शन। ठीक है, तो 50 गुना ज्यादा फास्टर होता है। तो यही डिफरेंस भी हो गया माइलिनेटेड एक्सन और नॉन माइलिनेटेड एक्सन में। क्या डिफरेंस हो गया डियर? इनमें माइलिन शीथ होती है जगह जगह पे, जहां नहीं होती वहां नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, और न्यूरोलेमा भी होती है, और सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है। जिन एक्सन में माइलिन शीथ नहीं होती उन्हें नॉन माइलिनेटेड कहते हैं, वहां पर जो है सॉल्टेटरी कंडक्शन की जगह नॉर्मल कंडक्शन होता है। नोड ऑफ रेनवियर जैसी कोई चीज नहीं होती क्योंकि माइलिन शीथ है ही नहीं, और माइलिन शीथ के बीच में जो जगह आती है उसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। मगर स्वान सेल यहां भी होते हैं, तो न्यूरोलेमा यहां भी बनाता है। स्वान सेल भले माइलिन शीथ ना बनाए, इंपॉर्टेंट बात है, इनके पास माइलिन शीथ है, न्यूरोलेमा है, नोड ऑफ रेनवियर है। इनके पास माइलिन शीथ नहीं है, नोड ऑफ रेनवियर नहीं है, मगर स्वान सेल फॉर्म्स न्यूरोलेमा, यहाँ न्यूरोलेमा होती है। तो आप लिख सकते हो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्वान सेल फॉर्म्स ओनली न्यूरोलेमा and not myelin sheath. In non-myelinated nerve fiber, Schwann cell forms only neurolemma and not myelin sheath. तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड जो एक्सन हैं उनमें आपको डिफरेंस पता लग गया। अब होता क्या है कि जो एक्सन होते हैं डियर, उनमें ब्रांचेस भी निकली हो सकती है। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं एक्सन कोलेटरल। एक्सन कोलेटरल क्या है? ये एक्सन की ब्रांचेस हैं, और एक्सन इस तरह से टर्मिनेट करता है, जो एंड होता है उसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इस तरह से एक्सॉन टर्मिनल के एंड में इस तरह से ये बल्बस एक्सटेंशन होती है, इस तरह से, जो दूसरे न्यूरॉन से जाके जुड़ती है। तो इसका मतलब एक्सन दूसरे न्यूरॉन के किसी दूसरे पार्ट से यहाँ पर जब कम्युनिकेट करता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइनेप्स। ये कहां पे होता है? एक्सॉन टर्मिनल पे साइनेप्स होता है। ये साइनेप्स मेनली तो एक्सोडेंड्रोनिक होती है। इसका मतलब जो इंपल्स आ रही है, एक्सन वो इंपल्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन को दे देगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन को दे देगा, तो दूसरे न्यूरॉन में भी ऐसे ट्रेवल करेगी और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन में देगा, तो इस तरह से इंपल्स आगे ट्रेवल करती जाएगी।
तो जो सबसे कॉमन होती है साइनेप्स, साइनेप्स क्या हो गया, ये दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन है। तो साइनेप्स सबसे कॉमन एक्सोडेंड्रोनिक होती है। दैट मीन्स एक्सॉन गिव्स द इम्पल्स टू डेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन, बट इट कैन ऑल्सो बी एक्सोसाइटोनिक। इसका मतलब एक्सन साइटोन को भी इम्पल्स दे सकता है, क्योंकि साइटोन भी इम्पल्स को रिसीव कर सकता है। इसको दे दिया तो भी आगे जाएगी। बट इट कैन ऑल्सो बी एक्सो एक्सोनिक, ये एक्सो एक्सोनिक भी हो सकती है। एक्सो एक्सोनिक का क्या मतलब हुआ, एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन को भी दे सकता है। अब आप कहोगे एक्सॉन को देगा तो कहां जाएगी, क्योंकि एक्सॉन को ही दे दिया उसने इम्पल्स। एक्चुअली ब्रांचेस भी तो हो सकती है। अगर इधर एक्सन को मिला इसके, तो यहाँ से इस एक्सन के एंड में आ सकता है और वो दूसरे न्यूरॉन को भी दे सकता है। इस तरह से एक्सो एक्सोनिक भी हो सकता है इम्पल्स का ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इम्पल्स कंडक्शन जो आपने अभी तक देखा वो ह्यूमंस में या हायर एनिमल्स में यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब वो हमेशा एक्सॉन के टर्मिनल से ही किसी दूसरे न्यूरॉन को मिलेगा। इसका मतलब एक्सॉन देने वाला केवल एक्सॉन का टर्मिनल हो सकता है, इम्पल्स देने वाला केवल एक्सॉन का टर्मिनल हो सकता है। इम्पल्स साइटोन या डेंड्रॉन वो किसी को दे नहीं सकते, वो ले सकते हैं पर दे नहीं सकते। तो इसीलिए इम्पल्स का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, दैट इज फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल टू अदर न्यूरॉन। तो इस बात को जरा लिख लीजिए, फ्लो ऑफ इम्पल्स इज यूनिडायरेक्शनल, फ्लो ऑफ इम्पल्स इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल टू अदर न्यूरॉन, फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल टू अदर न्यूरॉन। और ऐसा क्यों होता है, एक्सॉन टर्मिनल से ही इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन के पास क्यों जाती है। देखिए, एक्सॉन टर्मिनल में ना न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये जो है दीज आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। इन न्यूरो ट्रांसमीटर से ही इम्पल्स फ्लो कर सकती है, दूसरे न्यूरॉन तक जा सकती है। बिना न्यूरो ट्रांसमीटर के इम्पल्स कोई पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में गैप होता है। ये फ्लो कैसे होता है वो मैं आपको नर्वस सिस्टम में बताऊंगा, और क्लियर होगा आपको इम्पल्स का फ्लो, स्पेशली वहां पर। मगर इतना तो जान ही सकते हैं ना कि यहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर से इम्पल्स आगे जाती है, और कहीं न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है, इसीलिए कोई और पार्ट इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन तक नहीं पहुंचा सकता। तो फ्लो ऑफ इम्पल्स इज यूनिडायरेक्शनल इन न्यूरॉन्स, दैट इज फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल टू अदर न्यूरॉन, बिकॉज ओनली एक्सॉन टर्मिनल कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स, ओनली एक्सॉन टर्मिनल कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर, केवल एक्सॉन टर्मिनल में ही न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। Now let us discuss the types of neurons. अगर हम इसके स्ट्रक्चर के आधार पे बात करें तो न्यूरॉन्स जो है ना वो फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि यूनिपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब होता है कि इसमें सेल बॉडी या साइटोन होगा और एक्सॉन होगा, साइटोन एंड एक्सॉन, कोई डेंड्रॉन इसमें नहीं होगा। ऐसा न्यूरॉन यूनिपोलर होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन का अगर एग्जाम्पल की बात कीजिए तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है, अर्ली एम्ब्रियोज में पाया जाता है, अर्ली एम्ब्रियोज में। यहाँ पर केवल एक्सन होता है और साइटोन, डेंड्रॉन नहीं होता है, इसीलिए यूनिपोलर कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो ये है बायपोलर। बायपोलर का मतलब कि एक सेल बॉडी होगा, एक एक्सन होगा और एक ही डेंड्रॉन होगा, एक डेंड्रॉन, एक सेल बॉडी और एक एक्सन। देखिए डेंड्रॉन का नंबर एक या एक से ज्यादा होता है, यहाँ पे केवल एक है। अगर एक होगा तो बायपोलर होगा, और ये बायपोलर न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है कई बार ये एमटी एग्जाम में। तो ये पाया जाता है रेटिना एंड नेजल एपिथेलियम, नेजल एपिथेलियम, एपिथेलियम, रेटिना और नेजल एपिथेलियम में पाया जाता है बायपोलर न्यूरॉन। कई बार आपको बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका और आगे भी आएगा। नेक्स्ट है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन ये वही है जो आपने शुरू में डायग्राम बनाया, इसमें एक एक्सन होता है,
एक साइटोन होता है और कई सारे डेंड्रॉन होते हैं, तो इसे कहते हैं मल्टीपोलर। और बॉडी में मैक्सिमम न्यूरॉन्स मल्टीपोलर ही, एग्जांपल सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मैक्सिमम जो न्यूरॉन्स हैं वो मल्टीपोलर हैं। या बॉडी में जो सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, सबसे ज्यादा नंबर जिनका है वो मल्टीपोलर होते हैं, ठीक है। एक और होता है सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। सीडो यूनिपोलर, इसका मतलब यूनिपोलर होगा नहीं मगर लगेगा, क्योंकि सीडो का मतलब फॉल्स, फॉल्स यूनिपोलर। इसमें क्या होता है कि इस तरह से देखने में आपको क्या लग रहा है, यूनिपोलर, एक सेल बॉडी वो हमेशा एक होती है, एक एक्सन, डेंड्रॉन कहीं नहीं दिख रहा। मगर बहुत आगे जाकर ये दो जो है ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन। तो देख रहे हैं आप, ये देखने में यूनिपोलर लग रहा है पर असल में बाद में दो ब्रांचेस इसमें डिवाइड हो जा रही है, एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन बन रहा है। ऐसे को हम कहते हैं सीडो यूनिपोलर। इसका एग्जांपल होता है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। 1 साल पहले ये बात पूछी गई है कि सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन को हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, तो जानेंगे कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है और स्पाइनल रूट गैंग्लियन होते हैं उसमें, वहां हम डायग्राम में बनाएंगे। अभी के लिए आप याद रखिए इसको कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हैज सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, तो देखिए फंक्शन के आधार पे 3 तरह के हो सकते हैं, एक सेंसरी, दूसरा मोटर और तीसरा इंटर न्यूरॉन। सेंसरी, न्यूरॉन, मोटर, न्यूरॉन, 3 तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना डियर, ये सेंस ऑर्गन या कह लो रिसेप्टर, ज्यादा बेटर रहेगा, ये रिसेप्टर से इंपल्स लेकर सीएनएस को पहुंचाते हैं। तो जो भी रिसेप्टर से सीएनएस के पास इंपल्स लाता है वो सेंसरी न्यूरॉन। जो सीएनएस से लेकर इंपल्स रिसेप्टर या इफेक्टर ऑर्गन तक, इफेक्टर ऑर्गन या इसकी जगह ग्लैंड भी हो सकता है, वहां तक पहुंचाए, वो होता है मोटर न्यूरॉन। इंपल्स सीएनएस से ऑर्गन तक जो कि काम करेगा, इफेक्टर ऑर्गन होगा या ग्लैंड। और इंटर न्यूरॉन, इनके अलग अलग नाम है, इनकी बात करें रिले न्यूरॉन या कनेक्टर न्यूरॉन, ठीक है। ये असल में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में पाए जाते हैं, नाम ही है इंटर न्यूरॉन, बीच में पाए जाने वाले। रिले न्यूरॉन से पता लग रहा है जैसे रिले रेस होती है, भागते हुए एक आदमी आता है और दूसरे आदमी को पकड़ाता है, बैलेट जो उसके हाथ में होता है वो तीसरे को पकड़ाता है, तो ऐसे ही इंपल्स को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। कनेक्टर न्यूरॉन, क्योंकि ये सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या लिखना है आपको, इट इज फाउंड बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन एंड इट कैन रिले इंपल्स इन बोथ द डायरेक्शंस। ये दोनों डायरेक्शन में इंपल्स को भेज सकता है, चाहे इधर चाहे उधर। तो इट इज फाउंड बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन एंड इट कैन रिले इंपल्स इन बोथ द डायरेक्शन। इट इज नोन एज इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और कनेक्ट। अब बात करते हैं नर्व की और न्यूरोग्लिया सेल्स की, ठीक है। नर्व क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ एक्सन्स होता है। कई सारे एक्सन कलेक्ट हो जाते हैं, उनका ग्रुप बन जाता है और उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग बन जाती है, तो उसी को हम कहते हैं नर्व। असल में इंपल्स जैसे ब्रेन से गई और इस उंगली तक, इस फिंगर तक गई, तो केवल एक न्यूरॉन की चेन नहीं ले जा सकती या केवल एक न्यूरॉन का एक्सन नहीं ले जा सकता, कई सारे न्यूरॉन की चेन बनी होती है और कई सारे एक्सन का कलेक्शन होता है। हजारों एक्सन मिल जाते हैं और उन एक्सन से इंफॉर्मेशन आगे पहुंचती है। तो नर्व का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ एक्सन्स। असल में ये एक्सन्स हैं, एक्सन्स के ऊपर ये कवरिंग बन जाती है कनेक्टिव टिश्यू की एंडोन्यूरियम। कई सारे एक्सन
along with endoneurium, they are covered by a connective tissue known as perineurium, and perineurium and all these things inside it, this is known as fasciculi. ये पेरिन्यूरियम जो है ना वो कवरिंग है फेसिकुलाई की, ये 3 फेसिकुलाई यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन फेसिकुलाई में एंडोन्यूरियम है और उन एंडोन्यूरियम के अंदर एक्सन है। कई सारे फेसिकुलाई जो है वो कवर हो जाते हैं एपिन्यूरियम से, तो ये नर्व बन जाती है। इसका मतलब नर्व की सबसे ऊपर की कवरिंग एपिन्यूरियम है, सेकेंड कवरिंग वो पेरिन्यूरियम है। असल में पेरिन्यूरियम इज द कवरिंग ऑफ फेसिकुलाई एंड एपिन्यूरियम इज द कवरिंग ऑफ नर्व एंड एंडोन्यूरियम इज द कवरिंग ऑफ एक्सन, और एंडोन्यूरियम एक्सन की कवरिंग होती है, ठीक है। और ये बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है उसे हम कहते हैं फैसिया। तो ये नर्व का स्ट्रक्चर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछता है कि नर्व क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्सन्स। नर्व की कवरिंग किस कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, क्या कहते हैं उसको? एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम के अंदर कई सारे फेसिकुलाई होते हैं, उन फेसिकुलाई की कवरिंग क्या होती है? पेरिन्यूरियम। और एक्सन के ऊपर जो कवरिंग होती है वो होती है एंडोन्यूरियम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स की। न्यूरोग्लिया सेल, जैसे कि शुरू में बताया, दे सपोर्ट एंड नरिश न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं और इन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ दे कॉन्स्टिट्यूट मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ नर्वस टिश्यू। न्यूरोग्लिया सेल्स नर्वस टिश्यू के आधे से भी ज्यादा वॉल्यूम को बनाते हैं और न्यूरोग्लिया सेल का साइज बहुत छोटा होता है। तो सीधी सी बात कि न्यूरोग्लिया सेल का नंबर कई गुना ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूरॉन्स। एंड न्यूरोग्लिया सेल्स कैन ऑल्सो डिवाइड आफ्टर बर्थ। न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ, बट न्यूरोग्लिया सेल्स दे डिवाइड आफ्टर बर्थ, इवन आफ्टर बर्थ। और रेगुलरली वो डिवाइड करते रहते हैं, अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, जबकि न्यूरॉन ऐसा नहीं करता। इनका काम होता है सपोर्ट करना और नरिशमेंट प्रोवाइड करना न्यूरॉन्स को। इसमें पहला जो है दैट इज एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो का मतलब स्टार शेप और साइट का मतलब सेल। ये स्टार जैसा सेल होता है, ये लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया सेल होता है और इसका नंबर सबसे ज्यादा होता है, लार्जेस्ट है, साथ ही साथ मोस्ट अबंडेंट भी है एस्ट्रोसाइट। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑल्सो। इसका मतलब न्यूट्रिशन देने के साथ साथ, गैसेस देने के साथ साथ ये न्यूरॉन्स को रिपेयर करने की भी क्षमता रखता है। प्लस इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर। ये ब्लड और ब्रेन को नहीं मिलने देता, बैरियर बनाता है। देखिए एक तरफ ऐसा लग रहा है एक हाथ से न्यूरॉन को पकड़ रखा हो, दूसरे से ब्लड को, और मिलने ना दे रहा हो। ये मिलने क्यों नहीं देता? क्योंकि ब्लड में एक टाइम पे इन्फेक्शन हो सकता है, कई सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। वो इन्फेक्शन और कहीं पहुंचे तो उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, सेल डिवाइड कर लेती है, सेल मरती है तो। मगर अगर न्यूरॉन तक पहुंच गए और न्यूरॉन कुछ हजार न्यूरॉन भी डाई कर गए तो आप जानते हो दोबारा नहीं बनेंगे। इसीलिए ये ब्लड से न्यूट्रिएंट और गैसेस को लेता है, फिल्टर करके इसको देता है। अगर कोई माइक्रोब इसमें है तो ये सेल खुद मर जाएगा, पर न्यूरॉन के पास वो माइक्रोब नहीं पहुंचने देगा। इसका मतलब अपने जीवन न्यौछावर कर देगा न्यूरॉन के लिए, पर इन्फेक्शन न्यूरॉन तक नहीं पहुंचने देगा। यही कारण है कि न्यूरॉन्स को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो भी पहुंच जाएगा डायरेक्ट न्यूरॉन के पास। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं और यही कारण है कि न्यूट्रिशन इनको प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड से न्यूट्रिएंट लेते हैं। ये यहां से मान लीजिए इसने O2 लिया, ये O2 इसने न्यूरॉन को दे दिया। इसी तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूरॉन को दे देते हैं। तो एस्ट्रोसाइट का काम क्या हुआ? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और साथ ही साथ जो है हेल्प इन रिपेयर। इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर आल्सो। नेक्स्ट एस्ट्रोसाइट है माइक्रोग्लिया। एज द नेम इंडिकेट, बहुत छोटा सेल होता है। ये अकेला ऐसा सेल है पूरे नर्वस टिश्यू में जो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ये अकेला क्या होता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। जबकि पूरा का पूरा जो नर्वस टिश्यू है एक्टोडर्मल होता है, पर ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन, अकेला एक्सेप्शन है। और इसका काम होता है, ये देखिए सेल डिब्रीज हैं, ये मरे हुए सेल्स हैं, या फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं, फॉरेन एंटीजन है, ये इनको एनगल्फ करके फिनिश कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो इसका काम क्या हो गया? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस। इसके बाद बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट की।
ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल दोनों को साथ में बात करेंगे तो और समझ में आएगा। स्वान सेल माइलिन शीथ बना रहा था, वो बता चुके हैं आपको, पर एक्चुअली स्वान सेल माइलिन शीथ बनाता है केवल उन एक्सन में जो पीएनएस में होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो सीएनएस में जो एक्सन होते हैं वहां माइलिन शीथ कौन बनाता है? ये ओलिगोडेंड्रोसाइट। दिस फॉर्म्स माइलिन शीथ इन सीएनएस। सीएनएस के जो एक्सन है वहां पे माइलिन शीथ ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है और स्वान सेल पीएनएस के एक्सन पे माइलिन शीथ बनाता है। पर एक डिफरेंस है, स्वान सेल न्यूरिलेमा भी बनाता है, जहां पर माइलिन शीथ बनाता है वहां पे ये न्यूरिलेमा भी बनाता है, जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट डज नॉट फॉर्म न्यूरिलेमा। ये डिफरेंस हो गया। क्या? ओलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म्स माइलिन शीथ इन सीएनएस, स्वान सेल फॉर्म्स माइलिन शीथ इन पीएनएस, स्वान सेल आल्सो फॉर्म्स न्यूरिलेमा, whereas ओलिगोडेंड्रोसाइट डज नॉट फॉर्म्स न्यूरिलेमा। इसका मतलब सीएनएस के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें न्यूरिलेमा नहीं होगी। माइलिन शीथ तो हो सकती है क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है, पर न्यूरिलेमा नहीं होगा क्योंकि वहां पर न्यूरिलेमा जो है वो बनती ही नहीं, क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट न्यूरिलेमा नहीं बनाता। तो डियर, ये बात हो गई नर्वस टिश्यू की, हमने पूरा पढ़ लिया डिटेल में। तो जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो ये आपको याद होना चाहिए, पहले से रिवाइज होना चाहिए, अदरवाइज वो चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है अगर इसको भी वहां फिर से पढ़ने लगे तो फिर से तो नहीं पढ़ सकते, टाइम हमें अलाउ नहीं करेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम तो आप चाहे तो इसको पीछे जाके रिवाइज भी कर सकते हैं, पर याद करिएगा अच्छे से। अब इसमें बचता है मस्कुलर टिश्यू। तो देखिए, मसल्स तीन तरह की होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, और उनमें कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। पर जब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे तो हमको स्केलेटल मसल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना ही पड़ेगा बहुत डिटेल में। इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसका पढ़ लेंगे तो स्मूथ और कार्डियक मसल वो 5 मिनट की बात होती है उन डिफरेंसेस को बताना। तो मुझे अप्रोप्रिएट ज्यादा लगता है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम स्केलेटल मसल हमें बताना ही है और काफी डिटेल में बताना है, तो वहीं पर हम मस्कुलर टिश्यू को पढ़ लेंगे। मस्कुलर टिश्यू में क्या आता है? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। वो डिफरेंसेस बताएंगे, वो कंपैरिजन करेंगे, उस चैप्टर में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इंस्पाइट ऑफ दैट कि यहाँ भी हम उसे बताएं, यहाँ भी 20-25 मिनट लग जाएगा, उसका कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोबारा हमें जो है स्केलेटल मसल पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तो बेसिक स्ट्रक्चर बताते हैं, बाद में अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताते हैं उसका। तो हम जो है मस्कुलर टिश्यू को वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा कॉकरोच, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कॉकरोच को थोड़ा सा समय हम देंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम गलत ना करें, क्योंकि माइंडेड एक क्वेश्चन तो उसमें से आना ही आना है। तो डियर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।